बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप 2 के जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं और सल्फेट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड है इसको देखेंगे। हमें पता है कि जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि जो आपके पास सल्फेट्स हैं ग्रुप 2 के, उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना और जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना, ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड्स की। जैसे आपके पास अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BO2S, इसी तरह से फिर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, फिर इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है और इसके बाद फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आगे रेडियम भी होता है लेकिन वो रेडिएक्टिव है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये जितने भी आपके पास हाइड्रोक्साइड हैं ये आपके पास हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये आपके पास ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स हैं। इनको हम हाइड्रोक्साइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इस वजह से दीज आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हमने क्या देखना है, इनकी सॉल्युबिलिटी देखनी है कि डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या क्या होती है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बहुत बहुत कम सॉल्युबल है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रेडली सॉल्युबल है, फिर नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ये और भी ज़्यादा सॉल्युबल है और ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। इस बात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 इंक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड हैं, ये आपके पास 2 है ग्रुप है, इसकी जो हाइड्रोक्साइड है इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, इसकी क्या रीजन है, हम ये बात क्या करेंगे, देखेंगे, इस बात को हमने देखना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सल्फेट्स की तो हम देखेंगे ग्रुप 2 है, आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम आपके पास रेडिएक्टिव है। तो सल्फेट्स क्या होते हैं, सल्फेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें SO4 ग्रुप प्रेजेंट हो, SO4-2 ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेट्स बोलेंगे। BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ग्रुप 2 के सल्फेट्स हैं, मतलब दीज आर सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये ग्रुप 2 के सल्फेट्स हैं। जैसे हमने इसकी जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखा कि भाई हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जबकि जो आपके पास सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड है। अगर हम देखते हैं BeSO4 सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल है, इससे लेस सॉल्युबल है, ये और भी लेस सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाती है और सबसे लीस्ट सॉल्युबल ये, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये आपके पास क्या है, मोस्ट सॉल्युबल है, ठीक है ना। और जो बॉटम वाला है आपके पास ये लीस्ट सॉल्युबल है। भाई अब यहाँ पर तो बिल्कुल उलट काम हो रहा है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास जो सल्फेट्स हैं तो हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी of
सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप। यहां पर बिल्कुल उलट जा रहा है कि भाई आपके पास जो हाइड्रोक्साइड्स हैं अगर आप देखें तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि आपके पास जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना इसकी क्या रीजन है, और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना इसकी क्या रीजन है, ये हम डिटेल में देखने वाले। ये तो क्वेश्चन आता है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसकी क्या रीजन है, मैंने जनरल ट्रेंड आपको बता दिया है। अब हम इसके रीजन देखेंगे कि भाई आखिरकार इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है, इसकी क्या रीजन है, इसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो याद रखना बच्चों, जब भी हम किसी चीज की सॉल्युबिलिटी को देखते हैं तो हमें दो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, हमें क्या करने पड़ते हैं, दो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि आपके पास जो सल्फेट्स हैं ग्रुप 2 के उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। ये अभी हमने देखा था, बाकायदा मैंने सारे कंपाउंड्स ड्रा करके बताए थे आप। अब हम इसकी रीजन देखें, ठीक है। तो रीजन में जाने से पहले हम जब भी किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, तो याद रखना सॉल्युबिलिटी आपके पास दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक आपके पास है लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है ना, लेटेस्ट एनर्जी, और दूसरी आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। मतलब किसी आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके पास इन दो फैक्टर्स पे या दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपके पास लेटेस्ट एनर्जी और एक आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लेटेस्ट एनर्जी क्या है, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसी तरह से आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इनका जो रिजल्ट होगा इसको हम इनकी जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोक्साइड्स की और सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है इन पे अप्लाई करेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है और हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है। इस बात को हम इसके थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट एनर्जी को देखते हैं। तो भाई लेटेस्ट एनर्जी क्या है, LE से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपनी आसानी के लिए। लेटेस्ट एनर्जी, तो लेटेस्ट एनर्जी आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ionic lattice into its gaseous ions, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, 1 मोल लेटेस्ट आयन को उसके रिस्पेक्टिव गैसियस आयन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ लेट सपोज आपके पास NaCl का लेटेस्ट, ठीक है, जो कि आपके पास सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड लेटेस्ट है आपके पास, आयनिक कंपाउंड है। अब जाहिर बात है हमें अगर इसको तोड़ना है और इसको हमने कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव गैसियस में प्लस आपके पास Cl नेगेटिव गैसियस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब
ये आपके पास लेट सपोज कि 1 मोल NaCl का लेटेस्ट है और इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये जो एनर्जी हमने दी है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। तो ये जितने भी एनर्जी लगी है इस 1 मोल को अपने रिस्पेक्टिव आयन में तोड़ने के लिए गैसियस फॉर्म में, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हम एनर्जी दे रहे होते हैं, लिहाजा आपके पास ये जो ब्रेकिंग ऑफ आयनिक लेटेस्ट है ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर ये आपके पास लेटेस्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा। और ये लेटेस्ट जितना वीक होगा उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डिपेंड करती है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड पे। अगर तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कम ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर आपके पास ये वीक है तो कम एनर्जी लगेगी। अब ये तो आ गया आपके पास लेटेस्ट एनर्जी। अब ये लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसको हम देखेंगे। तो लेटेस्ट एनर्जी को फैक्टर्स की तरफ जाने से पहले मैं डायरेक्ट इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बता देता हूँ, उससे फिर हम बातों को देखेंगे। तो ये लेटेस्ट एनर्जी अगर देखा जाए तो आपके पास ये बराबर होती है कि Q प्लस Q माइनस, मतलब Q1 Q2 बोल दे दो, ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास R ऑफ कैटायन, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, प्लस आपके पास क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट एनर्जी का फार्मूला। अब अगर इस फार्मूले को देखें तो हमें पता चलता है कि भाई लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है और क्या रिलेशन बनता है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी पर मीडियम का लें, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है कैटायन के ऊपर चार्ज क्या है और एनायन के ऊपर चार्ज क्या है। मतलब इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चार्ज ऑन कैटायन एज वेल एज चार्ज ऑन एनायन। मतलब कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं लेटेस्ट एनर्जी और रेडियस ऑफ एनायन और कैटायन का इनवर्स रिलेशन बनता है। मतलब वन रिलेशन ये बन गया और सेकंड रिलेशन आपके पास क्या बन रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब Rc पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कैटायन। इसी तरह से आपके पास क्या है, ये इनवर्सली रिलेटेड है रेडियस ऑफ एनायन। मतलब चाहे आप रेडियस ऑफ कैटायन ले लें या रेडियस ऑफ एनायन ले लें, तो आपके पास जो लेटेस्ट एनर्जी है वो इनके साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ जाएगा तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी, इसी तरह से रेडियस ऑफ एनायन बढ़ जाएगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें ये पता चला अगर हम कैटायन मतलब चार्ज को ज़्यादा करें, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो चार्ज बढ़ने से लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी और रेडियस बढ़ने से लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं कि अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा हो तो क्या होगा। जैसे आपके पास क्या है जी, MgCl2, ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है, AlCl3। अगर आप लोग देखें इसको तोड़ने पर ही आपको देता है Mg+2। इसी तरह से इसको तोड़ने पर आपके पास 2Cl नेगेटिव बनेगा, ये तो दोनों में कॉमन है। इसको तोड़ने पर ही आपको देता है Al+3 प्लस आपके पास 3Cl नेगेटिव। तो चूंकि Cl नेगेटिव इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन है, तो इसको छोड़ दें। यहाँ पर आपके पास बन गया Mg+2, ठीक है, इधर बन गया आपके पास Mg+3। अब ये कैटायन है, ये भी कैटायन है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, +3 है। मतलब इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इसके ऊपर चार्ज कम है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इन दोनों में से किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मैंने आपको कहा कि अगर आप क्यों को ज़्यादा करेंगे, कैटायन की चार्ज को ज़्यादा करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम क्यों को बढ़ाएंगे तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, इसके कंपैरिजन में ये वाली चार्ज ज़्यादा है, तो लिहाजा जो AlCl3 है उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा।
इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा करते हैं, एनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा करते हैं, जैसे आपके पास A/O3, ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास AlN है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को देखोगे तो -3 का चार्ज है, और अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो -2 का चार्ज है। मतलब इस केस में मैंने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कर दिया है, तो भी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, लिहाजा इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। इस तरह से आपके पास चाहे हम पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करें या नेगेटिव चार्ज को ज्यादा करें या दोनों को ज्यादा करें, आपके पास दोनों सूत्रों में लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी का और आपके पास चार्ज ऑन कैटायन और एनायन दोनों क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम जाते हैं आपके पास रेडियस की तरफ। जब हम रेडियस की बात करते हैं तो आप एनायन का रेडियस ज्यादा करोगे या कैटायन का रेडियस ज्यादा करोगे तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास LiCl लिथियम क्लोराइड, और इसी तरह से आपके पास क्या है, LiBr लिथियम ब्रोमाइड। अब इस केस में देखें तो आपके पास ये लिथियम का आयन बन रहा है, ये क्लोराइड का आयन बन रहा है। इससे क्या बन रहा है, आपके पास लिथियम का आयन बन रहा है और प्लस आपके पास ब्रोमाइड का आयन बन रहा है। अब इस केस में कैटायन सेम है, तो लिहाजा इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ये दोनों सेम है। अब बात आ गई क्लोराइड आयन की और आपके पास ब्रोमाइड आयन की। तो क्लोराइड आयन आपके पास साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, ये आपके पास साइज में क्या होता है, लार्ज होता है। मतलब अगर ये आपके पास लार्ज है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ये स्मॉल है तो इसका रेडियस भी आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये आपके पास एनायन है, ये भी एनायन है, लेकिन ये स्मॉल रेडियस का एनायन है और ये आपके पास क्या है, लार्ज रेडियस का एनायन है। क्योंकि आपके पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास आयोडीन। अगर हम देखते हैं तो आपके पास एनायन का साइज भी क्या होता है, हाइड्रोजन में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है जबकि क्लोरीन का साइज छोटा है। मतलब इस तरह से आपके पास ये आ गया क्लोरीन, तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रोमीन, तो ये आपके पास एनायन है। तो अब देखिए, अगर आप रेडियस ऑफ एनायन को ज्यादा करेंगे, जैसे आपके पास क्या है, RBr में इसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस आपके पास क्या है, कम है, तो इसमें आपके पास इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनायन का रेडियस ज्यादा हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम। ये इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये ऐसा क्यों है कि भाई LiBr की लेटेस्ट एनर्जी कम क्यों है, इसकी ज्यादा क्यों है, इसकी क्या रीजन है। अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास एनायन है इसका साइज बड़ा है, अब जो कैटायन है ये इसका साइज भी है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस बनता है ना वो ज्यादा बनता है, और अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपके पास कैटायन है, कैटायन तो दोनों में बराबर है और ये इसका साइज भी क्या है, आपके पास छोटा है, एनायन का साइज भी छोटा है। एनायन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलाउड होंगे ज्यादा, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव शो करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखें इन दोनों केसेस में जो आपके पास क्लोरीन है और जो आपके पास लिथियम है, इनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस कम है, सॉरी इस केस में कम है, लो डिस्टेंस, ठीक है, अगर लो डिस्टेंस हो तो बॉन्ड क्या होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, लार्ज डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस आपके पास लार्ज हो तो बॉन्ड क्या होगा, आपके पास वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ LiBr में आयनिक बॉन्ड वीक है, जबकि आपके पास LiCl में जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है जबकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इस तरह से हमने लेटेस्ट एनर्जी के फैक्टर्स को भी देखा, तो इन बातों को अपने जहन में रखना है। इसी तरह से हम हाइड्रेशन एनर्जी की तरफ आते हैं कि भाई ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या करता है, सराउंड कर लेता है, कंप्लीटली हाइड्रेट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन
1 mole of gaseous ion are completely hydrated by water। ठीक है ना। जब वाटर क्या कर लेता है, एक मोल आयन को, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उसको सराउंड कर ले, कंप्लीटली हाइड्रेट करे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। अब चूंकि आपके पास हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इस वजह से हाइड्रेशन आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि लेटेस्ट एनर्जी को हमने देखा था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, और हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर मैं NaCl को वाटर में डिजॉल्व करता हूं तो ये आपके पास कूद जाता है Na+ में और आपके पास Cl नेगेटिव। तो क्या होगा, जो सोडियम पॉजिटिव आयन है ना, वाटर चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा, वाटर अपना ऑक्सीजन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कर लेगा। तो बाकी तो आपके पास हाइड्रोजन है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसका ऑक्सीजन एंड नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन एंड क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है। तो अगर आप लोग देखें तो ये नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, फिर ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आयन है और वाटर आपके पास क्या है, डाइपोल है। तो इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन डेवलप होती है इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जब भी आपके पास दो एटम्स या कैटायन एनायन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो उसके थ्रू एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्योंकि मॉलिक्यूल का एक दूसरे के क्लोज आना, अट्रैक्ट करना, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिहाजा जब जब अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। शॉर्टली मैंने इसको HE से लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल ने कंप्लीटली हाइड्रेट कर दिया है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। सेम इसी तरह से वाटर का जो हाइड्रोजन एंड है वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। तो इससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो भी आपके पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो चाहे पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेता है, और जब इसको सराउंड कर लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। भाई हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है अगर आप कैटायन के चार्ज को ज़्यादा करें या फिर एनायन के चार्ज को ज़्यादा करें। मतलब जैसे लेटेस्ट एनर्जी चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। किसी कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, किसी एनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कैटायन का, इसी तरह से रेडियस ऑफ एनायन का। जैसे आपके पास लेटेस्ट एनर्जी था, इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी लार्ज साइज आयन को क्या करता है, कम हाइड्रेट करता है, ठीक है। और इसी तरह से लार्ज एनायन को क्या करता है, कम हाइड्रेट करता है, मतलब कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। तो ये भी रेडियस के साथ क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन। तो अब इसका भी एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है, क्या है इसका। अगर आपके पास कंपाउंड है जैसे NaCl, इसी तरह से आपके पास सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम आपके पास क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सीजियम लेते हैं, सीजियम क्लोराइड लेते हैं। एक ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड और एक हमने ले लिया सीजियम क्लोराइड।
अभी एक ही ग्रुप के मेंबर है, लेकिन ये आपके पास स्मॉल साइज का है सोडियम और सीजियम आपके पास लार्ज साइज का है। एनाइन तो दोनों में सेम है। तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि रेडियस और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा Na+ और Cl-। इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा Cs+ और आपको मिलेगा Cl-। तो यहाँ पर इसका साइज स्मॉल है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको सराउंड करेंगे। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइज चूंकि बड़ा है तो इस कम वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। क्या करेंगे, कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। भाई अब ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग, क्योंकि पास वाले वाटर मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो वाटर के साथ जब इसका अट्रैक्शन स्ट्रांग डेवलप हो जाएगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अगर इस केस में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल और इसके दरमियान में फासला काफ़ी ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वाटर और इसके दरमियान में वीक होगी। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिएगा, जब आपके पास कैटायन का साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, कैटायन का साइज छोटा होगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास एनायन का भी यही रिलेशन बनता है, जितना बड़ा एनायन होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, जितना छोटा एनायन होगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज को ज़्यादा करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चार्ज को कम करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। ये कुछ फैक्टर्स थे आपके पास इसके हाइड्रेशन एनर्जी का। अब हमने इससे कुछ ये रिजल्ट्स निकाले हैं और इस रिजल्ट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको फिर हम अप्लाई करेंगे हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स के ऊपर। अच्छा जी, अभी मैंने कहा कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या करता है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी हमने बात की, एक आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी और एक आपके पास क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, एक आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी और एक आपके पास लेटेस्ट एनर्जी। याद रखना भाई, जब आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट, ठीक है ना, तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है। और अगर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है तो फिर क्या होगा, आपके पास सॉल्युबिलिटी, फिर सॉल्युबिलिटी आपके पास डिक्रीज होगी। ठीक है ना, फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात अपने ज़हन में रखें। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, उसको देखेंगे। अब जब भी आप लेटेस्ट एनर्जी को देखेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी का और सॉल्युबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन बनता है, इनवर्स। अगर आपके पास लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज होगी। तो एक रिजल्ट ये जनरल रिजल्ट मैं आपको बता। इसी तरह से अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी को देखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी का और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो तो इट्स मीन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, या अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना, लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन, इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी का और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना, एक बात तो ये याद रखेंगे। ठीक है ना, तो हम इन बातों को अब हम अप्लाई करेंगे। जो आपके पास सल्फेट्स हैं और आपके पास क्या है, हाइड्रोक्साइड है, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे।
अब आपके सामने ये बात लिखी हुई है कि भाई हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है, जब सल्फेट्स की बात आती है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है, इस बात को हमें देखना है। जैसे अगर हम देखें तो आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BOH और ट्वाइस, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपके पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद फिर आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है ना। और ये वाला आपके पास क्या है, लीस्ट सॉल्युबल। ये मोस्ट सॉल्युबल और ये आपके पास क्या है, लीस्ट सॉल्युबल। तो सिंपली हमने ये कहा था कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों, इस बात को हमने देखा। तो मैं यहाँ पर एक ले लूंगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एक ले लूंगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, और हम लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Be+2 मिलेगा और आपके पास OH नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से आपके पास इसको तोड़ेंगे तो आपको Ba+2 मिलेगा और यहाँ पर आपके पास 2OH नेगेटिव आपको। अब हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये तो दोनों सेम है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो है आपके पास बेरियम का साइज क्या होता है, लार्ज साइज है, ठीक है ना। और बेरिलियम का अगर हम देखते हैं तो इसका क्या होता है, स्मॉल साइज हो, ठीक है ना। बेरिलियम का साइज स्मॉल है, जबकि आपके पास जो बेरियम है इसका साइज क्या है, लार्ज। अब इससे क्या होता है, अभी हमने देखा था कि जो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी है वो आपके पास क्या है, K(Q1) मतलब प्लस, और आपके पास क्या है, Q2 माइनस, डिवाइड बाय R ऑफ केटायन प्लस आपके पास R ऑफ एनायन, ठीक है ना। तो अब देखें इस केस में लेटेस्ट एनर्जी चार्ज पर डिपेंड करती है, लेकिन चार्ज तो दोनों में सेम है। इसके ऊपर भी +2 का चार्ज है, इसके ऊपर भी +2 का चार्ज है, चार्ज तो दोनों का सेम है। यहाँ पर देखें रेडियस ऑफ केटायन का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसमें आपके पास क्या है, लार्ज साइज है, तो आपके पास रेडियस भी इसका क्या होगा, लार्ज होगा। जब रेडियस बढ़ जाए तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस बढ़ जाए तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। इधर आपके पास क्या है, रेडियस इसका स्मॉल है, कम है इसका रेडियस, तो रेडियस अगर कम हो जाए तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चूंकि स्मॉल साइज है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है, आपके पास हाई है, मतलब स्मॉल साइज हाई लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। और लार्ज साइज है तो आपके पास क्या है, स्मॉल लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि इसका लेटेस्ट एनर्जी कम है, इसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। इससे तो एक बात ही पता चला कि भाई डाउन द ग्रुप आपके पास क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेटेस्ट एनर्जी भी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है, R1 R ऑफ केटायन प्लस आपके पास R ऑफ एनायन, मतलब रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि आपके पास एक बात तो ये है, यहाँ पर रीजन इसका लिखेंगे, रीजन क्या है इसका, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। लेटेस्ट एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप लोग देखें जब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाए, जब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला जो जनरल रिलेशन है, इससे हमें ये पता चला कि हमने इसके आयंस को देखा, आयंस से हमें
इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि भाई रेडियस अगर बढ़ जाए कैटायन का तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, और चूंकि लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, जब लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला रीजन ये आ गया कि भाई लेटेस्ट एनर्जी चूंकि डिक्रीज होती है इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। ये फर्स्ट रीजन आ गया। सेकंड रीजन इसका क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखें दूसरा फैक्टर इसका बिल्कुल उलट जा रहा है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो जब साइज इंक्रीज हो ठीक है लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है, इसको मानते हैं। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का क्या है, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि भाई अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी को देखें, हाइड्रेशन एनर्जी को देखें तो किस पर डिपेंड करता था, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता था आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑन कैटायन एज वेल एज चार्ज ऑन एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसका, रेडियस ऑफ कैटायन, इसी तरह से आपके पास रेडियस ऑफ एनायन, ये इसका रिलेशन। अब अगर आप लोग देखें तो डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा था, बेरियम से बेरियम का रेडियस बड़ा था कि नहीं था, लार्ज साइज का था। तो अगर आपके पास रेडियस ज्यादा हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी है वो सपोर्ट कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन बट एट स्लोअर रेट देन लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। यहां पर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जो कि इस बात का सबूत है कि भाई इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये डिक्रीज तो हो रही है लेकिन स्लो रेट के साथ हो रही है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो इसका डिक्रीज होना ये फास्ट रेट के साथ, मतलब यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी का डिक्रीज होना ज्यादा डोमिनेंट है बनिस्बत इसका डिक्रीज होना। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास लेटेस्ट एनर्जी का डिक्रीज होना हाइड्रेशन एनर्जी से डोमिनेंट हो तो फिर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, लेकिन चूंकि ज्यादा डोमिनेंसी किसकी है, लेटेस्ट एनर्जी की है कि वो फास्ट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, डाउन द ग्रुप इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे सल्फेट्स की। हम बात करेंगे सल्फेट्स की। अगर सल्फेट्स को देखा जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास BeSO4 है, बेरिलियम सल्फेट, इसी तरह से आपके पास MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरह से आपके पास क्या है, इसी तरह से आपके पास है CaSO4, इसी तरह से आपके पास Sr, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, और आपके पास BaSO, ठीक है ना। अब अगर इसको देखें तो ये मोस्ट सॉल्युबल है और ये आपके पास क्या है, लीस्ट सॉल्युबल है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम ये कहें इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। भाई अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, इसकी क्या रीजन है, इस बात को हमने देखना है। जबकि उस केस में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से हम लेटेस्ट एनर्जी को देखेंगे और हम किसको देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी को देखेंगे, ठीक है ना।
तो लेटेस्ट एनर्जी आपके पास किसके बराबर है, Q प्लस Q माइनस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी को अगर आप लोग देखेंगे तो ये किस पर डिपेंड करता है, Q प्लस, इसी तरह से आपके पास Q माइनस, और हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास इनवर्सली रिलेटेड है रेडियस ऑफ केटायन एंड टू आपके पास रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये रिलेशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो सल्फेट तो चूंकि सब में कॉमन है और ये लार्जर एनायन है, ये एनायन आपके पास क्या है, लार्ज है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, Be+2 और आपके पास Ba+2। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ केटायन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये लार्ज साइज केटायन है, ये स्मॉल साइज केटायन है। ठीक है ना। अब अगर ये स्मॉल साइज क्या है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो आपके पास क्या है, ये मोर सॉल्युबल है, ये क्या है आपके पास ज्यादा सॉल्युबल है। जबकि इसका साइज बड़ा है तो हम बोलेंगे ये लार्ज साइज का है। जब इसका साइज बड़ा है तो आपके पास क्या होगी, लो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो आपके पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप देखते हैं तो यहां पर भी आपके पास दो बातें हैं, लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस केस में लेटेस्ट एनर्जी का डिक्रीज होना ये स्लो रेट के साथ है, मतलब लेटेस्ट एनर्जी स्लो रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी फास्ट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा कम हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, और इसकी सॉल्युबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास डाउन द ग्रुप बहुत ही ज्यादा रेट के साथ डिक्रीज हो रही है, लिहाजा इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, जबकि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सल्फेट्स हैं डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रेट के साथ डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फैक्टर है ज्यादा वो आपके पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। क्योंकि आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है और जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है इसका आपस में क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इस वजह से आपके पास सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।